Good morning to all my dear students. In the last class we have started a new topic vapor pressure of solution. और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में मैंने बताया था कि हमें 3 तरीके के सॉल्यूशन पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में। 5 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा लास्ट क्लास की चीजें। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें पढ़ना है। उसके पहले की क्लासेज में हमने प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सीखा था और इसके बाद मैंने उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये पढ़ा था हमने। उसमें हमने वोलाटाइल सब्सटेंस भी देखा था जिनका कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर होता है, और एक हमने नॉन वोलाटाइल पढ़ा था जिनका कोई भी डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होता है। मतलब इनका वोलाटाइल वालों का पी नॉट कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन नॉन वोलाटाइल का हमेशा पी नॉट किसके बराबर होगा? 0, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती थी। और उसके बाद बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट वगैरह पढ़ा था हमने क्या होता है। आज हम लोग पिछले क्लासेस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट कर लिए थे। आज इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था हमें जो पढ़ने 3 तरीके के सॉल्यूशन पढ़ने, कौन कौन से? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड को मैंने बोला था राउल्ट्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, और गैस इन लिक्विड को हम लोग हेनरीज लॉ में पढ़ते हैं। तो हम लोग बुक्स के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले हेनरी लॉ देता है, तो हेनरी लॉ को हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से आप चलेंगे तो ये इजी टू डाइजेस्ट होता है, ताकि आसानी से आपको समझ में आए चीजें। तो पहले हम लोग राउल्ट्स लॉ को पढ़ लेते हैं और सबसे लास्ट में किसको पढ़ेंगे? हेनरी लॉ को। अब इसमें भी जो सबसे पहला हमें पढ़ना था कौन सा देखा था हमने? सॉलिड इन लिक्विड स्टार्ट कर दिया था मैंने ना। तो हम लोग राउल्ट्स लॉ के अंदर आए थे और उसमें हमने केस 1 ले लिया था, कौन सा? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो। और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होने का मतलब क्या होगा? सॉलिड होगा। तो सोल्यूट हमारे लिए सॉलिड फॉर्म में रहेगा और सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा? लिक्विड फॉर्म में। तो अगर ये सॉलिड है तो ये नॉन वोलाटाइल होगा, लिक्विड वाला वोलाटाइल होगा। वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो नॉन वोलाटाइल का मैंने बताया ही था कितना लेना है? 0। और वोलाटाइल अगर लिक्विड है तो उसका हमेशा वेपर प्रेशर क्या लेना होता है? पी नॉट ए से। ये हमेशा दिया रहेगा, क्वेश्चन में बताया था मैंने, गिवन होता है ये अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक ना। मोल्स कैसे निकालोगे? मास अपॉन मोलर मास से। इसका भी मास अपॉन मोलर मास से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जैसे अपने पास कोई सॉल्वेंट लिया था, प्योर लिक्विड लिया था ए, और उसके अंदर हमने ऊपर से सोल्यूट डाल दिया था, क्या? बी कैसा हमने लिया है? अभी नॉन वोलाटाइल वाला केस लिया था हमने, है ना, जिसमें सॉलिड रहेगा। नॉन वोलाटाइल मतलब बेसिकली क्या आने वाला है इसके अंदर? सॉलिड आने वाला है। तो उस नॉन वोलाटाइल की वजह से कोई भी वेपर प्रेशर डेवलप होने वाला नहीं, तो उसको हमने काट दिया था। और केवल वेपर प्रेशर किससे डेवलप हो रहा था? हमारा सॉल्वेंट से। तो जब प्योर फॉर्म में था तो उसको पी नॉट ए लिखते थे हम लोग, और जब सॉल्यूशन में जाता है तो उसको पीए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और पीए हमें क्या बताता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। और ये जो पीए की वैल्यू होती है हमेशा क्या रहेगी? पी नॉट ए से कम, क्योंकि पहले तो सारे मॉलिक्यूल एक थे ऊपर, इसलिए प्रेशर पी नॉट ए था। और बाद में जब हम लोग सोल्यूट डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पीए से हम लोग, ठीक ना। और ये कैलकुलेट करना रहेगा हर हमेशा प्रॉब्लम में, और पी नॉट ए हमेशा क्या होगा? गिवन होगा। तो राउल्ट्स लॉ हमें यही बोलता है, अगर इस बी को हटा के अगर ए डाल दूं तो इस पीए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? पी नॉट ए। तो राउल्ट्स लॉ सिंपली यही कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। उस सब्सटेंस का उस सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली क्या होता है? वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हमारा आया था पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया था? एक्स से। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। और यहां से हमने फॉर्मूला निकाला था, टी ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के डाल दिया था तो के एक्स से हो गया था। और इस के को पता करने के लिए मैंने बोला था अगर एक्स ए की वैल्यू 1 कर दी जाए, एक्स ए की वैल्यू 1 होने का मतलब पूरा सॉल्वेंट ही हो जाएगा वो, क्योंकि सोल्यूट हमने 0 कर दिया। तो पी ए किसके बराबर हो रहा था? पी नॉट ए के। तो यहां से हम लोग जैसे ही एक्स ए की जगह पे 1 डाल दो और पी ए की जगह पी नॉट ए, तो के की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? पी नॉट ए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था जो मैंने बोला था चैप्टर का पहला फॉर्मूला है, जिसको आपको ध्यान रखना है। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जिसमें पीए का मतलब क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कैलकुलेट करना रहेगा हमेशा। और पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो हमेशा गिवन होगा। और एक्स ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो आप निकाल ही सकते हैं, ऊपर सॉल्वेंट के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स की हेल्प से, ठीक है। फिर इसी फॉर्मूले पे मैंने कहे थे कि इसी फॉर्मूले को 3 फॉर्मूले में और हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे?
एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हमेशा 1 होती है मोल फ्रैक्शन की सम। तो एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी उठा के रख दो तो क्या बन जाएगा, एक नए तरीके का आ जाएगा पी ए नॉट, है ना। इस फॉर्मूले को मैंने दिखाया था, 1 माइनस एक्स बी रखने के बाद ये आया था, फिर यहां से हमने पी नॉट ए को इस साइड में लिया था तो क्या बन गया था, पी नॉट ए माइनस पी एज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। इस पर्टिकुलर टर्म को पी नॉट ए माइनस पी ए, ये ओरिजिनल वेपर प्रेशर होता था जो प्योर होता था, और ये बाद में सॉल्यूशन का है। तो प्योर में से सॉल्यूशन को माइनस करेंगे तो इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको एलवीपी भी लिखा हुआ मिल सकता है हमें शॉर्ट में क्वेश्चन में, कि एलवीपी की वैल्यू बताइए। तो एलवीपी क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, पी नॉट ए एक्स बी के, ठीक है ना। और एक्स बी क्या है हमारे लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो कि हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस पी नॉट ए से अगर लाके इधर डिवाइड कर दिया जाए तो पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, ये क्या हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्योंकि ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, अब इनिशियल के रिलेटिव में देखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और एक्स बी का मतलब क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही होता था। तो मैंने बताया था आपको पर्टिकुलर ये फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकंड फॉर्मूला एंड दिस इज द थर्ड फॉर्मूला, ये तीनों हमको ध्यान रखना है। और बना इसी से है ना, ये दोनों फॉर्मूले यही से बने, तो मेन तो ये ध्यान रखो। और ये सिंपल सा फॉर्मूला है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना, सिंपल सा फॉर्मूला। और मैंने बताया था अगर कभी हमसे मोलर मास वगैरह पूछ लेना कि सोल्यूट का या सॉल्वेंट का मोलर मास बताइए, तो उसके लिए मैंने इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और डेराइव करवाया था आपको, है ना, उल्टा करवा दिया था इसको रेसिप्रोकल ले लिए थे, दोनों तरफ -1 कर दिए थे। तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए हो गया था। देखो यहाँ पे पी नॉट ए है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पी ए। तो ये एक्स बी के बराबर होता था, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है। तो इसमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ सकता है, अभी न्यूमेरिकल में आज हम लोग देखेंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। इसमें एलसीएम लेने की दिक्कत आती, तो इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट ये ले लिया, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी ए एन बी अपॉन एन ए। तो अब इसमें एलसीएम कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 बार मोलर मास अलग अलग नहीं आएगा ना, अब सीधे कट जाएंगे 4 चीजें, ऊपर 2 चीजें मास अपॉन मोलर मास, नीचे भी मास अपॉन मोलर मास। और उसके बाद हमने इसका ग्राफ देखा था, तो ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया था। ग्राफ किस तरीके का है, पी एज इक्वल टू पी नॉट एक्स है, ये मोल फ्रैक्शन की एक्सिस होती है, वेपर प्रेशर की एक्सिस होती है, तो इसको हम लोग पी ए लिखते हैं। और मोल फ्रैक्शन मैंने बताया था एक्स ए की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा सकती है, 1 तक, इसीलिए 2 लाइनें खींची जाती है, एक 0 के लिए और एक 1 के लिए। तो जैसे ही हम लोग फॉर्मूला वाई एक्सिस पे ये आ गया, पी ए आ गया अपने पास, एक्स से एक्स एक्सिस पे आ गया, तो ये कहां बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन। और ये वाली अगर डिस्टेंस आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये पी नॉट ए हो जाएगा, और ये यहां से यहां, इसी को तो स्लोप बोलोगे ना, स्लोप। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, पी नॉट ए था और ये कितना है, 0 से उठा है, तो पी नॉट ए माइनस 0 ये हाइट हो गई, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस देखो 1 माइनस 0 तो कितना आएगा 1, तो इसका मतलब है पी नॉट ए के बराबर आएगा। तो देखो ना स्लोप एम किसके बराबर था, पी नॉट ए के बराबर। तो ये ग्राफ इस तरीके से बताया था मैंने। अगर x से 0 से 1 इधर बढ़ रहा है तो x भी 0 से 1 किधर जाएगा, पीछे वाले डायरेक्शन में जाएगा। और मैंने बोला था अगर एक्स बी के रिस्पेक्ट में अगर पूछ ले, तो अगर एक्स बी की वैल्यू इधर बढ़ती जा रही है तो एक्स ए की वैल्यू इधर बढ़ेगी, तो x से 1 होगा, तो इस पे ग्राफ इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो ये हमने लास्ट क्लास का पूरा ये सब मैंने रिवाइज एक बार करा दिया आपको, है ना, 7-8 मिनट लग गया हमें, लेकिन खैर एक बार रिवीजन हो गया। तो हमें ये फॉर्मूले के ऊपर आज न्यूमेरिकल्स ही देखने थे, इसीलिए मैंने आपको रिवाइज कर दिया। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स थोड़ा इसके ऊपर देखते हैं। फॉर्मूला एक बार हम लिख ही लेते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला था। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पी ए इज इक्वल टू हमारे लिए क्या फॉर्मूला आया था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो सबसे पहला तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है निकालने के लिए, पी ए मतलब हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। तो एक दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था अभी, दूसरा फॉर्मूला क्या था हमने निकाला था, जिसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते थे, पी नॉट ए माइनस पी ए, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये हमारा बराबर किसके आ रहा था, पी नॉट ए इंटू एक्स बी के, है ना। तो ये हमारे लिए सेकेंड फॉर्मूला आया था, ठीक है। और उसके बाद एक और हमने ये सेकंड फॉर्मूला, ये कब काम करना है, जब हमें क्वेश्चन में ये पूछ ले, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एलबीपी, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो पीए निकालेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछे तो हम लोग पी नॉट ए माइनस पीए निकालेंगे। और एक और टर्म हमने पढ़ा था पी नॉट ए माइनस पीए, और इस पी नॉट ए से अगर लाके इधर डिवाइड कर दोगे
तो ये किसके बराबर दिखेगा, एक्स बी के। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला था जिसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते थे। तो अगर हमसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछे तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकाल दिया करेंगे, सोल्यूट का। अगर हमसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेगा तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल के पी नॉट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल के उसमें पी नॉट ए से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था अगर कभी मोलर मास वगैरह का सवाल हमसे पूछ ले तब हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए की जगह पे क्या कर देंगे, पी ए, और इधर आने लगेगा आपका एन बी बाई एन ए। तो कभी मोलर मास या मास ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट वगैरह का पूछ लेना तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करो, ये यहीं से निकाला था हमने, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करने से काफी इजी हो जाता है, एलसीएम वगैरह का पंगा नहीं रहता, क्योंकि इसमें तो आप देखो तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिखोगे ना तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ जाता है इसमें। तो हम लोग जनरली इसको प्रीफर करेंगे। मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछ ले या मास ऑफ सोल्यूट पूछ ले तो उसके लिए ये सब यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल इस फॉर्मूलों के ऊपर पहला न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ। जितने तरीके के प्रॉब्लम बन सकते हैं सब मैं इंक्लूड कर देता हूँ एक पहले क्वेश्चन में। 30 ग्राम ऑफ यूरिया is added 30 gram of urea is added in 45 gram of water, in 45 gram of water at certain 45 इधर नहीं दिख रहा, at 45 gram of water at certain temperature, at certain temperature। हमें आगे बोल रहा है if vapor pressure of pure water, if vapor pressure of pure water at that temperature, if vapor pressure of pure water at that temperature is 300 mm of Hg, कितना 300 mm of Hg, then calculate, क्या क्या हमसे कैलकुलेट करा सकता है, देखो सब मैं डाल देता हूं। देन कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या कैलकुलेट, वीपी मतलब वेपर प्रेशर ना, सबसे पहला पार्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड हमसे बोल रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालिए, एलवीपी का मतलब क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बताया था मैंने। थर्ड पार्ट हमें बोल रहा है क्वेश्चन का आरएलवीपी निकालिए, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालिए। और फोर्थ पार्ट हमें क्वेश्चन का मान लो बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट भी बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का मान लो हमसे एक और चीज पूछ सकता है, क्या इसमें मोलालिटी पूछ सकता है। तो जितने तरीके के प्रॉब्लम बन सकते हैं सब मैं इस प्रॉब्लम के अंदर कवर कर लेता हूं। एक न्यूमेरिकल में हर तरीके के प्रॉब्लम है, और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सब कवर कर लिए क्या क्या हमसे पूछ सकता है। तो आपको देखो हमेशा हर प्रॉब्लम में आपको सोल्यूट सॉल्वेंट वगैरह ढूंढना है और बस इन फॉर्मूलों के हिसाब से जाना है। देखो 30 ग्राम ऑफ यूरिया दिया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमें पता चल गया वेट ऑफ सोल्यूट यूरिया एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक ना। तो इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है और यूरिया क्या है, सोल्यूट है। तो इसी को ऐड किया जा रहा है, मतलब 30 ग्राम ऑफ यूरिया मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को मैंने बताया था बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 30 ग्राम, कितने में ऐड किया गया 45 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब डब्ल्यू ए बराबर कितना हो गया 45 ग्राम, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए सॉल्वेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ सोल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डब्ल्यू बी से, तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग 30 ग्राम, ठीक है। और इसी तरीके से वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को हम लोग मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए से, सॉल्वेंट को ए से, तो डब्ल्यू ए बराबर कितना लिख दोगे 45 ग्राम। और पढ़ते हैं आगे, एट सर्टेन टेम्परेचर, टेम्परेचर किसी फिक्स टेम्परेचर पे, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दैट टेम्परेचर इज 300 mm ऑफ Hg, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 300 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, समझ में आया क्या, ये पी नॉट ए की वैल्यू है ना, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे लिए वाटर ही है और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमेशा मैंने बताया था प्योर का ही देगा वो, है ना। तो वेपर प्रेशर प्योर वाटर हमेशा हमें प्योर जो भी सब्सटेंस रहेगा, जो भी सॉल्वेंट रहेगा उसका जरूर देगा, जैसे यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया हमें 300 mm ऑफ Hg, मतलब हमें पी नॉट ए की वैल्यू भी दिया है कितना
300 mm of Hg, ठीक है ना। तो दिस इज आवर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का मतलब प्योर सॉल्वेंट का। तो पी नॉट ए भी हमेशा गिवन रहेगा, मैंने बताया था आपको। तो देखो यहां से सब मिल जाएगा। अब जैसे ही हमें वेट मिल गया ना, क्या सोल्यूट का नाम पता है? यूरिया है और यूरिया है। तो यूरिया का हमको मोलर मास भी मालूम होता है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? यूरिया का 60 ग्राम होता है, NH2CO NH2, है ना। और यहाँ पे हमारे लिए सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो क्या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें मालूम है? वाटर का कितना होता है? H2O मतलब कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से हम लोग इसके तुरंत मोल्स निकाल लें क्या? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बताओ क्या लिखोगे? 30/60 मतलब कितना आ जाएगा? 1/2। और इसका भी मास दिया है तो यहाँ से तुरंत मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो। तो कितना है? 45/18। तो ये जब सॉल्व करोगे तो 9 से कट करो तो 5/2। इसको ना पूरा डेसिमल में मत जाया करो, है ना। जैसे आए ना फ्रैक्शन में वैसे ही छोड़ दिया करें डेटा को। तो कितना आ गया आपका? 5/2। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट भी हमें पता चल गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया, और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हमेशा गिवन ही है। अब ये सारे टर्मिनोलॉजी कैलकुलेट करने हैं। तो देखो इसमें सब पहले मोल्स मिलते हैं, क्या मोल फ्रैक्शन निकाल लिया जाए? क्योंकि हर फॉर्मूले में देखो तो मोल फ्रैक्शन की जरूरत तो पड़ती है हमें। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो हम लोग फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि फोर्थ पार्ट तुरंत हो जाएगा। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मान लो XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा? NB/Na+NB, ठीक है। और NB की वैल्यू कितनी दी है हमें? 1/2 NB, और डिवाइडेड बाई Na की वैल्यू कितनी है? मतलब 1/2 + 5/2 कर दें। NB+Na 1/2 + 5/2। तो ऊपर तो 1/2 रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा? देखो 6/2। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 1/6। तो डेसिमल में मत जाना, डेसिमल में जाओगे तो और दिक्कत होगी ना। तो हमेशा फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में छोड़ देना इस चैप्टर में, डेसिमल में जाने की कोशिश मत करिए कभी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 1/6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1 - x भी कर दें क्या यहीं सीधे? तो 1 - 1/6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5/6। तो देखो अपना एक पार्ट तो क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। कौन सा हमने कंप्लीट कर लिया? फोर्थ पार्ट हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकल गया। तो अब बस क्वेश्चन में देखो मास दोनों का गिवन था, नाम हमें पता है तो उससे मोलर मास भी मालूम है दोनों का। तो उनसे हमने मोल्स निकाल लिया, और मोल से हमने क्या निकाल लिया? मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, ठीक है। अब चलो अब एक एक पार्ट आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर अब क्या निकालना है? सॉल्यूशन। अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है? PA इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें हम लोग? ये वाला यूज कर लें क्या? PA इज इक्वल टू P0A × x, ये पढ़ा हमने। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मोल फ्रैक्शन के ऑफ दैट सब्सटेंस, और उसमें कांस्टेंट को जब हटाते थे तो क्या आता था? P0A × x से हो जाता था। तो इसको बस अप्लाई कर देते हैं। P0A की वैल्यू मालूम है क्या हमें? 300 × XC की वैल्यू भी मालूम है हमें कितना? 5/6। तो देखो इतना आसानी से कट रहा है। 6 से 300 कट जाएगा क्या 50 टाइम्स में? तो इसलिए मैंने कहा डेसिमल में मत जाओ, है ना, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये 50 हो जाएगा, और 55 जाए कितना हो जाएगा? 250 mm ऑफ Hg हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 250 mm ऑफ Hg, है ना। आपको चेंज नहीं करना है इसको, प्रेशर को ATM किसी वगैरह में चेंज नहीं करना। आपका mm ऑफ Hg में दिया है तो आंसर भी mm ऑफ Hg में निकालो। चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, है ना। जिसमें भी दिया हो उस यूनिट में सॉल्व कर लो। तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलो सेकेंड पार्ट को भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? LBP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो LBP का मीनिंग क्या होता था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले तो ये सब टर्म याद होने चाहिए। LBP लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये P0A ओरिजिनल प्रेशर होता था। इसमें से क्या करना है? जो सॉल्यूशन का प्रेशर है उसको माइनस कर दो। देखो P0A - P, इसी को क्या बोलते थे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वो डेराइव यहीं से होता था, इसी फॉर्मूले से हम लोग ये डेराइव कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हमने अभी लिखा है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। क्या है? P0A × XB, P0A × XB। तो ये फॉर्मूला किसका है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो बस इस फॉर्मूले में डाल दीजिए डेटा तो आंसर आ जाएगा। P0A की जगह पे कितना रखोगे बोलो? P0A की वैल्यू दी है, हमेशा दिया ही रहेगा 300, इंटू XB की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1/6। तो ये जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा क्या? तो 50 mm ऑफ Hg हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सिंपल है कि नहीं? और देखो थर्ड पार्ट कैसे करोगे?
थर्ड पार्ट क्या निकालना था? थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, ठीक है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता था? P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A। P0A माइनस PA लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और इसको डिवाइड कर दो अगर किससे? P0A से। तो जैसे ही P0A से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे लिए? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P0A माइनस PA अपॉन P0A को क्या बोलते हैं? RLVP। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया, और ये बराबर किसके आता है? सीधा XV के। तो ये तो देखो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था ऊपर XV, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। तो क्या आसानी से हमने ये थर्ड पार्ट भी कर लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब एक पार्ट कौन सा बचा है हमारे पास? मोलालिटी बच रहा है ना। तो मोलालिटी कैसे निकाला जाए? चलो मोलालिटी के लिए भी यही कर लेता हूं मैं जगह, है ना। देखो फिफ्थ पार्ट यहां लगा देता हूं मैं। मोलालिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। और मोलालिटी का मतलब ही क्या होता था? ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते हैं, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब NB। नीचे क्या लेते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेते हैं। याद है ये फॉर्मूला हमारा मोलालिटी का? तो इस चैप्टर मोलालिटी खूब यूजफुल है। मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें? केजी के अंदर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट NB हमें मालूम है क्या? NB कितना दिया है? मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने निकाला कितना? 1/2। तो ऊपर आ गया 1/2 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट हमारा पता ही है कितना वेट दिया? 45 ग्राम। तो 45 ग्राम है, तो इसको केजी में करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड कर दें, और बस इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो देखो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 2 इंटू 45 नीचे कितना आ जाएगा? 90। तो 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया इसका? 100/9। तो मोलालिटी वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, फिफ्थ पार्ट। समझे क्या? तो आसानी से हर पार्ट्स को ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, बस आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वहां से आप डेटा को निकाल लिया करो, सबसे पहले क्या क्या दिया है, और उसके बेसिस से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सारे पार्ट इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आपको बस मैंने कहा था एक फॉर्मूला ये वाला याद रखने के लिए, है ना, PA इज इक्वल टू P0 इंटू XA। LBP तो आप बना सकते हैं, है ना। LBP कैसे करोगे? यहाँ 1 माइनस एक्स भी रख दोगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो LBP आ जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। LBP का मतलब क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P0 ओरिजिनल था, ओरिजिनल में से सॉल्यूशन का माइनस करो तो इसको LBP बोलते हैं, और इसी P0 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल देते हैं। तो टर्मिनोलॉजी भी क्लियर रहे हमें, ठीक ना। और मैं चाहूँ ना तो देखो मोलालिटी के लिए एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर याद हो मोलालिटी का, तो मोलालिटी का हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। याद है क्या ये फॉर्मूला? तो इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए फॉर्मूला, तो स्पेशल फॉर्मूले से लगा सकते हो चाहो तो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल चुके हो, कितना आया? 1/6 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? 5/6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 18। तो देखो 6 से 6 कटेगा, 18 5 जा 90, ये 0 से, तो देखो ये भी 100/9 आएगा। तो इवन ये स्पेशल फॉर्मूला भी ध्यान रखो, इससे भी कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो बेसिकली यही कहूंगा, आपको मोल फ्रैक्शन तो निकालना ही पड़ता है बार बार, तो आप ये स्पेशल फॉर्मूला मोलालिटी का ध्यान रखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे भी आंसर उतना ही आएगा, 100/9, या बेसिक फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया? तो सारी चीजें पता है, क्वेश्चन में पढ़ते ही पता चल जाती हैं सारे डेटा, और फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। चलिए ठीक है, एक और प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। चलो तो एक और न्यूमेरिकल में लिखता हूँ, अगला एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व्ड इन 180 gram of water to reduce its vapor pressure by 20%। ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रहा है हमें कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाई 20%।
तो जाहिर सी बात है जो वाटर है, वाटर का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर अपना रहेगा, और उसके अंदर जैसे ही आप ग्लूकोज को डाल दोगे उठा के, तो ग्लूकोज एक तरीके का क्या है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है ना। ये ग्लूकोज को मैंने बताया था ना, दिस इज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को डालते हैं तो वेपर प्रेशर तो कम होता ही है ना सॉल्यूशन का। तो ग्लूकोज को जैसे ही वाटर में डाला जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो पूछ रहा है कितना ग्लूकोज का अमाउंट डाला जाए, कितने ग्राम ग्लूकोज डाला जाए ताकि इसका वेपर प्रेशर कितने से रिड्यूस हो जाए, 20%। तो देखो जब भी परसेंट वाला क्वेश्चन में आए ना, तो परसेंट वाले क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हमेशा आप पी नॉट ए, क्या इस क्वेश्चन में पी नॉट ए गिवन है क्या, हमें पी नॉट ए नहीं देगा। जब भी परसेंट वाला क्वेश्चन देगा ना, तो अगर आप मान लो पी नॉट ए आपका मान लो कि 100 होता, तो पी ए कितना हो जाता, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो 20% से रिड्यूस हो जाता है। तो अगर पी नॉट ए अगर हमारा 100 रहता, 100 mm ऑफ एच जी या 100 टॉर जो भी रहता, तो हमारे लिए पी ए कितना हो जाता, 20% से रिड्यूस हो जाना। तो 20% से रिड्यूस हो जाने का मतलब 100 माइनस 100 का क्या, 20%। तो 100 का 20% आसानी से देखो कितना हो जाता है, 80 हो जाता है ये। तो अगर मान लो ये 100 टॉर मानते तो ये कितना हो जाता है, 80 टॉर हो जाता। समझे क्या बात को। तो परसेंट वाले क्वेश्चन का अच्छा तरीका ये होता है कि पी नॉट ए हमेशा कितना मान लिया करो, 100% वाले में, और रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 20%। तो अगर 100 पहले माना था और 20% से रिड्यूस हो जाता है तो बचेगा कितना, 80 टॉर बचेगा। तो आसान हो जाता है। यह बोला होता रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, 2 लिखा होता, बाई की जगह पे 280% लिखा होता, तो भी शुरू का 100 मानते तो बाद में कितना हो जाता है, 80 टॉर। तो अब देखो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज ये निकालना है कि कितना अमाउंट ग्लूकोज का रहेगा। तो बेसिकली हमें WB वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, हमें कितना है। और क्या हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट मालूम होता है, जैसे MB लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या है, ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज का तो मैंने बताया था कितना होता है, ग्लूकोज का 180, ये मैंने बताया था। जनरल यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज ये 3 ज्यादातर यूज होंगे। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम होता है। और किस में डाला जा रहा है, वाटर में। इसका मतलब WA मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितना दिया है, 180 ग्राम वाटर का। और क्या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें मालूम होता है, 18 ग्राम होता ही है। वाटर का हमें मालूम ही है ये सब डेटा, ठीक है। तो यहां से हमें पी नॉट ए 100 मान लिया, तो वेपर प्रेशर 20% से रिड्यूस होने का मतलब पी ए कितना हो जाएगा, 80 टॉर। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाओ, मैंने बताया था ना, कभी भी सोल्यूट का वेट या सॉल्वेंट का वेट या किसी का मोलर मास पूछ ले तो हमेशा हमें इस फॉर्मूले से जाना है। देखो पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको अगर पी नॉट ए से डिवाइड करोगे तो ये किसके बराबर आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, XB। और XB कैन बी रिटेन एज NaB अपॉन Na प्लस NB। तो अब देखो आप यहाँ पे जब डालोगे ना तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो मैंने बताया था ये हमारे लिए फॉर्मूला रिकमेंड नहीं करना, हमें सॉल्व करने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले से जाना है, इसी का जो दूसरा हमने रेसिप्रोकल लेके -1 करके निकाला था, ध्यान है, पी नॉट ए माइनस पी ए। और नीचे मैंने बोला था पी नॉट ए की जगह पे क्या लिखो, पी ए। तो ये बराबर सीधा हो जाता है किसके, NB अपॉन Na के। याद है कि नहीं, देखो ये फॉर्मूला पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी एज इक्वल टू NB अपॉन Na। कल हमने डिराइव किया था ना इसे, ये फॉर्मूला कल मैंने निकलवाया था आपको, कहाँ है देखो, ये कल निकलवाया था मैंने, कहाँ गया फॉर्मूला वाला पेज में, कल हमने डिराइव करके निकाला था इस फॉर्मूले को, है ना। तो वही फॉर्मूला है ये, सिंपली कल हमने ये देखो कल निकाला था हमने, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या था, XB। तो इसका मैंने क्या किया था, रेसिप्रोकल लिया था ना, उल्टा कर दिया था इस फॉर्मूले को। ये देखो पी नॉट ए अपॉन दिस, और ये भी NB अपॉन क्या हो गया था, NB अपॉन Na प्लस NB, उल्टा हो गया था ना ये। तो उल्टा करने के बाद हमने -1 करके निकाला था ये फॉर्मूला। मैंने बताया था ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है। तो ये वही फॉर्मूला है आपका, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी एज इक्वल टू क्या, NB अपॉन Na। ये फॉर्मूला मत यूज करना है ना, ये फॉर्मूला केवल इस फॉर्मूले को जब हमसे ना पर्टिकुलरली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLBP पूछे तब इस फॉर्मूले को हमें लगाना है। बाकी हमसे कभी वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इन सब तरीके के क्वेश्चंस हो ना, तो हमेशा उस तरीके के प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमेशा इस फॉर्मूले से जाया करो, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी एज इक्वल टू NB अपॉन Na। अब देखो इस फॉर्मूले से कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पी नॉट ए की जगह पे कितना मान लो, 100 मान लो, ठीक है ना, 100 मान लिया तो 20% से रिड्यूस हो जाता है, मतलब पी ए कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई पी ए कितना है अपने पास, 80,
इज इक्वल टू NB मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ठीक है ना। हमें मास ऑफ सोल्यूट नहीं मालूम है, इसलिए मैं इसको NB अननोन रखता हूं अभी, ठीक है। Na हमें मालूम हो जाएगा क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो यहाँ से अगर WA और Ma मालूम है तो यहाँ से हम लोग Na निकाल सकते हैं क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, WA मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो 180/18 कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा, ये 10 मोल्स आ जाएंगे ना। तो देखो Na की वैल्यू तुरंत हमें पता होगी कितनी, 10। तो यहाँ से हम लोग NB निकाल सकते हैं कि नहीं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/80 इज इक्वल टू NB/10। तो ये कट हो गया, ये कितना आएगा 1/4, और फिर ये आप देखो तो NB इज इक्वल टू NB इज इक्वल टू 10/4 हो जाएगा। NB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/4। तो ये हमें क्या आ गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट आया, लेकिन हमें तो मास ऑफ सोल्यूट चाहिए ना, तो क्या लगा दो, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या लगा दोगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है ना। मास इज इक्वल टू क्या, मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स तो हमें मालूम हो गया कितना, 10/4 इंटू मोलर मास क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का कितना होता है 180, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो ये देखो 45 टाइम्स में चला जाएगा ना, और 45 10 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 450 ग्राम। तो आसानी से सॉल्व हो गया, यही क्वेश्चन था हमारे पास। हमसे क्या पूछा था उसने कि क्या बताइए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, कितना ग्लूकोज का मास डाला जाए 180 ग्राम वाटर के अंदर, ताकि इसका वेपर प्रेशर 20% से क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो क्या किया हमने, स्टार्टिंग का 100 और मान लिया है ना, 100 मान लिया करो स्टार्टिंग में, हमेशा कोई दिक्कत नहीं है कि रिड्यूस परसेंटेज से ही करना है ना। तो 100 मान लोगे तो बाद में 20% से रिड्यूस करोगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। और बस मैंने बताया था RLBP के लिए यूज करना, लेकिन इसी फॉर्मूले से ये जनरलाइज करके निकाला था। अब इसमें करने में क्या दिक्कत आई होती, देखो मास अपॉन मोलर मास, या LCM वगैरह लेके थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है ना, या थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जाता है आपको, मतलब है ना। LCM तो खैर नहीं, आप चाहो तो यहाँ 10 रख देते, यहाँ से भी NB सॉल्व कर लेते, तो वही आंसर आता जो यहाँ से आता है। तो ये प्रीफर करना ज्यादा मेरे हिसाब से सही है। तो आप इसको लगा दीजिए, तो आप देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया, और मोल्स ऑफ सोल्यूट एक बार मिल गया हमें, तो उससे मास क्या होता है, मोल्स इंटू मोलर मास। तो आसानी से मास मिल गया। हमसे पूछा था कितना डाला जाए ताकि 20% से रिड्यूस हो, तो आंसर कितना हो जाएगा 450 ग्राम डाला जाए। समझे क्या। तो चलो ये सवाल सेकंड हो गया। एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग आगे, ठीक है, अगले पार्ट में। चलिए तो एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल हमने वैसा किया जिसके अंदर हमसे क्या पूछा था, मास ऑफ सोल्यूट कितना डाला जाए। अब एक ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हमसे मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है। तो देखो कैसे क्वेश्चन है, 20 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज dissolved, 20 gram of a non-volatile solute is dissolved in 156 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व इन 156 ग्राम ऑफ बेंजीन। थोड़ा सा ब्राइटनेस का, 156 ग्राम ऑफ बेंजीन। हमसे बोल रहा है इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, if vapor pressure of pure benzene at that temperature is 200 mm of Hg and vapor pressure of solution is, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इससे ज्यादा होगा कि कम होगा, इससे कम ही होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 150 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। तो हमसे बोल रहा है देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमसे क्या पूछ रहा है, सोल्यूट का मोलर मास। देखो सोल्यूट के बारे में केवल जानकारी ये दी है 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, इसका मतलब WB वेट ऑफ सोल्यूट कितना लिख देंगे हम लोग तुरंत, 20 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन 156 ग्राम ऑफ बेंजीन। किसके अंदर डाला जा रहा है, बेंजीन के अंदर। इसका मतलब बेंजीन यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है ना। तो बेंजीन सॉल्वेंट है तो WA है ना, सॉल्वेंट को ऐसे लिखते हैं ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 156 ग्राम। ठीक है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट दैट टेम्परेचर इज 200 mm ऑफ Hg। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, क्या सॉल्वेंट का प्योर वाला वेपर प्रेशर दिया है, मैंने बताया था हमेशा ये गिवन रहेगा।
तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब ये क्या हो जाएगा, प्योर का है तो पी नॉट ए। एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देखो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देने का मतलब ये किसकी वैल्यू दी है हमें, पीए की, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है तो पीए हो गया, और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है तो ये क्या हो गया, पी नॉट है। देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का क्या निकालना है हमको, मोलर मास। तो मैंने बताया था मोलर मास या मास जो भी निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, सिंपल सा ये फॉर्मूले से जाते हैं हम लोग, पी नॉट ए माइनस पी ए, तो ये क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। अगर करोगे तो उधर एक्स भी लिखना पड़ेगा, तो देखो मैं इधर पी ए लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो इधर क्या लिखोगे अब, एन बी अपॉन एन ए। जो पिछले में फॉर्मूला यूज किया सेम वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, है ना, बस फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें समझना आपको रहता है दिमाग से क्या क्या दिया है, तो हमें सब पता है। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दी है 200, तो पी नॉट ए की जगह पे रख देते हैं 200, माइनस पी ए की वैल्यू कितनी दी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 150, तो यहाँ रख देते हैं 150, डिवाइडेड बाई नीचे भी कितना 150, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट अननोन है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है, तो इसको मैं मोल्स के फॉर्म में ही रहने देता हूं, पहले मोल्स निकाल लूंगा, मोल से फिर मोलर मास निकाल लूंगा। नीचे क्या लेना है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट हमें क्या पता है, बेंजीन है, और बेंजीन का क्या वेट दिया है हमें, देखो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू कितना दिया है 156 ग्राम, और चूंकि मोलर मास ऑफ बेंजीन भी हमें मालूम है, बेंजीन क्या होता है C6H6 ना, तो C6H6 का कितना आता है 78 हो जाता है, तो यहां से क्या मोल्स ऑफ ए निकाल सकते हैं, 156/78 कर दो तो कितना आएगा, 2 मोल आ जाएगा ना, 78 टू जाए, तो यहाँ नीचे क्या रख दोगे, केवल 2 रख दो। मोलर मास ऑफ सोल्यूट चूंकि नहीं मालूम था, देखो, और क्या मालूम था, क्या डब्ल्यू बी हमें मालूम था, डब्ल्यू बी तो दिया था ना 20 ग्राम। ये सब लिख के टाइम नहीं खराब करना हमको, तो डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से डाल के वहीं से समझ लिया करो, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमारे लिए क्या था, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से इसके मोल्स नहीं निकल सकते, तो इसको मोल्स के फॉर्म में ही रहने देता हूँ। अब यहाँ से बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 50/150, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, NB/2, तो ये 0 से 0 गया, ये कितना आ गया 1/3, तो यहाँ से NB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगा ना, NB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NB ये 2 ऊपर जाएगा 50, हाँ, तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो अगर NB की वैल्यू 2/3 है तो अब बस उसमें फॉर्मूला लगा दो, क्या इसको हम लोग WB/MB भी लिख सकते हैं ना, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बताइए, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3/2 इधर जाएगा ना, तो WB इंटू 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो इसको इधर भेजो, तो 3/2 WB इंटू 3/2, और WB वेट ऑफ सोल्यूट हमें दिया है क्या क्वेश्चन में 20 ग्राम, तो 20 इंटू 3/2। देखो मैं कोई डेसिमल में नहीं कर रहा हूँ, है ना, हर चीज फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहने दिया करो, आसान होता है प्रॉब्लम करना। तो ये कटेगा यहाँ से 10 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 10 3 कितना हो जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा आंसर। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा हमारे लिए 30 ग्राम, है कि नहीं, आसान सा प्रॉब्लम ये भी, समझे क्या। तो कोई भी प्रॉब्लम पूछे, है ना, देखो मैंने किस किस तरीके के प्रॉब्लम लिए, एक ऐसा प्रॉब्लम लिया जिसके अंदर मैंने सब आपसे कैलकुलेट करवा लिया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, LBP, RLBP, मोल फ्रैक्शन, मोललिटी, है ना। सेकंड प्रॉब्लम मैंने ऐसा लिया है जिसके अंदर मैंने वेट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करवा लिया आपसे, ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन देके। थर्ड तरीके का प्रॉब्लम आपके सामने ही है, किस तरीके का लिया है, जिसके अंदर मोलर मास ऑफ सोल्यूट करवा लिया है। देखो 2 क्वेश्चन के अंदर तो यही फॉर्मूला यूज हुआ है, ये फॉर्मूला कब कब यूज करना होगा, ये फॉर्मूला हमें 4 चीजें कैलकुलेट करने में ज्यादा यूजफुल है। कब कब, जब हमसे वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछ ले तब भी यूज करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ ले तब भी, हमसे वेट ऑफ सोल्यूट पूछ ले तो भी यूज कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछ ले तो भी। इन 4 चीजों को जब भी पूछे तो हमेशा इस फॉर्मूले से जाया करो, क्योंकि ये 4 चीजें निकालने में ये इजी होता है, ठीक है ना। ठीक है, क्या समझ रहे हैं बात को। तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज करके, बाकी आपसे जो भी पूछे, LVP पूछे तो उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। LVP का मतलब क्या, P नॉट A माइनस PA। RLBP पूछे तो P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट A RLBP, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो PA इज इक्वल टू P नॉट X है। तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इनमें, है ना, डरने की जरूरत नहीं है इसमें, फॉर्मूले एकदम सिंपल सिंपल से हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को लगाना है, और पूरा हमें न्यूमेरिकली हर इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है प्रॉब्लम में, बस आपको ढंग से उस फॉर्मूले को यूज करने आना चाहिए, हर प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो देखो मोलर मास कितना आ गया 30 ग्राम,
ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं। आई होप एक और प्रॉब्लम मैं करवा देता हूं जो जेई में ही पूछा हुआ है ना, थोड़ा सा उसमें एक ट्रिक है जिसको बताना जरूरी है, इसीलिए करवा रहा हूं। बाकी आप इस तरीके के सारे प्रॉब्लम सब लगा सकते हैं फॉर्मूले यूज करके। नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं। चलो, तो एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया ऑलरेडी, 3-4 बार पूछा है, 1-2 बार नहीं। और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी। 30 ग्राम ऑफ नॉन volatile solute is dissolved 30 gram of non-volatile solute is dissolved in 360 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है ना, 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमें बोल रहा है इफ वेपर प्रेशर ऑफ solution is 570 mm of Hg। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 570 mm of Hg। देन क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सेम पिछले प्रॉब्लम के जैसा है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का क्या निकालना है आपको? मोलर मास। हमने इसके पीछे वाला जो प्रॉब्लम किया था उसमें हमारा क्या निकालना था? मोलर मास ऑफ सोल्यूट ही निकालना था। सेम उसी तरीके का प्रॉब्लम है, पर देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक है ना। इसमें क्या दिया है, घेर लेते हैं। 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट दिया है, मतलब मुझे क्या मालूम हो गया? डब्ल्यू बी पता हो गया कितना? 30 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट मालूम हो गया। इज डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये तो वाटर क्या है हमारे लिए? सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब हमें डब्ल्यू ए भी पता हो गया कितना? 360 ग्राम। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 570 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या दिया है ये हमें? ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? पी नॉट ए की होगी कि पी ए की होगी? ये हमारी पी ए की वैल्यू होगी, पी नॉट ए की नहीं, है ना, क्योंकि प्योर नहीं लिखा है ना इसने किसका लिखा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको काटता हूं मैं। ये हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, मतलब दिस वैल्यू इज फॉर पी ए। तो पी ए की वैल्यू कितना है? 570 mm ऑफ Hg। ठीक है ना, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था। मैंने भी पी नॉट ए लिख दिया था पहले। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का है, मतलब क्या है ये हमारे लिए किसकी वैल्यू है? पी ए की वैल्यू है। तो हमसे पूछा है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट बताइए, तो उसी फॉर्मूले से चलते हैं। कौन सा फॉर्मूला था? पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई क्या? पी ए इज इक्वल टू क्या आता है? एन बी अपॉन एन ए। ठीक है ना, और जो जो दिया है उनको लिख लेते हैं जरा। हमें डब्ल्यू ए दिया है क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना? 360। तो क्या इससे हमें मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता होता है? वाटर दिया है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 18 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से मोल्स भी हमें मिल जाएगा? क्या हो जाएगा? 360/18, तो कितना आ जाएगा? 20 मोल्स आ जाएगा। तुरंत इस तरीके से निकाल लिया करो जैसे मैं कर रहा हूँ, अप्रोच ऐसे आसान हो जाता है। डब्ल्यू बी की वैल्यू आपको दी है क्या क्वेश्चन में? कितना दिया है? 30 ग्राम। ठीक है ना, क्या मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया है हमें? नहीं, यही तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो क्या हम एनबी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते। तो एनबी मतलब क्वेश्चन ही है, तो एनबी हमारे लिए अननोन है। और क्या दिया हमें इस प्रॉब्लम में? और हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमें पीए की वैल्यू दी है। पीए की वैल्यू कितनी दी है उसने? 570 mm ऑफ Hg। 570 mm ऑफ Hg। तो अगर इस फॉर्मूले से हम लोग चले तो क्या हमें पी नॉट ए मालूम है क्या? कहीं पे यहाँ पे किसी इस क्वेश्चन में कहीं पी नॉट ए के बारे में इंफॉर्मेशन है? नहीं। तो पी नॉट ए हमारे लिए अननोन है। अभी पी ए की जगह पे कितना दिया है? 570। नीचे कितना? 570 इज इक्वल टू एन बी हमारे लिए अननोन ही है। एन ए कितना है? 20। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो 2 अननोन बन गए, एन बी भी अननोन हो गया और पी नॉट ए भी अननोन हो गया। तो अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं पाएगा इससे। इसका मतलब पी नॉट ए की वैल्यू एनी आउ हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हमें देखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो जाहिर सी बात है पी नॉट ए की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए? मालूम होना चाहिए। मतलब पी नॉट ए शुड बी गिवन। ये दिया होना चाहिए था इस प्रॉब्लम के अंदर, लेकिन क्या पी नॉट ए दिया है? मैंने बताया था पी नॉट ए जो है प्योर फॉर्म में जो होता है कांस्टेंट है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में गिवन होगी। पर इस प्रॉब्लम में जानबूझ के ये डेटा गिवन हमें नहीं है, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर, है ना। क्या दिमाग लगाना है कि हमें देखो उसने दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये काफी इंफॉर्मेटिव है।
ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना। और ये केवल वाटर के लिए है ना, बाकी सबका तो आप नहीं याद रखेंगे, लेकिन आपको पता है अगर वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर जाओगे, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो फॉर वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। पता है कि नहीं आपको ये बात? तो ये तो हमें 9-10 से ही पता चल जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज नथिंग बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर की ये क्या होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। और अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा 1 atm हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज नथिंग बट द इट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अगर हमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर का प्रेशर, वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के। और वो एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm, और 1 atm का मतलब कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। तो ये हमें P0 एक गिवन होना चाहिए था जिसकी वैल्यू 760 mm ऑफ Hg होगी। और वो कैसे हो रही है, तो इसीलिए मैं इसको नोट करके लिखवा देता हूं बेटा। ये ध्यान रखना, इस तरीके का प्रॉब्लम है ना, पर्टिकुलरली वाटर के लिए है ना, क्योंकि बाकी दूसरे किसी चीज का आप बॉइलिंग पॉइंट नहीं याद रखेंगे। आपको केरोसिन ऑयल दे दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं याद है, बेंजीन दे देगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं याद है। तो इसीलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट के समय हमें P0 की वैल्यू गिवन होगी। लेकिन वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट को हमको ध्यान रखना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पे P0 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। और वो P0 की वैल्यू कितनी होती है, 760 mm ऑफ Hg होती है। ये कैसे होता है इसको मैं नोट के फॉर्म में आपको लिखवा देता हूं। ध्यान रखिए कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस, किसको बॉइलिंग बोलते हैं, पहले मैं बॉइलिंग समझा रहा हूं आपको। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस becomes equal to external pressure, then this phenomena is called बॉइलिंग। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग बोलते हैं। ये बॉइलिंग का मतलब था, जब किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर becomes equal to external pressure. Vapor pressure, temperature at which vapor pressure becomes equal to external pressure is known as boiling point. है ना, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक और टर्म हम देखेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एक और चीज क्या लिखा हुआ मिलेगा हमें, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब बोलोगे, इफ एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, इफ एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 atm हो जाता है ना, जब एक्सटर्नल प्रेशर को कितना ले लिया जाए, 1 atm ले लिया जाए, देन टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, NBP बोल देते हैं ना। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जब एक्सटर्नल प्रेशर को 1 atm ले लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली जानबूझ के दिया है मैंने इस तरीके से, आपको ध्यान रखना है P0 शुड भी गिवन होना चाहिए था, चूंकि गिवन नहीं है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हमने क्या समझा कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि P एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, 1 atm के बराबर होना चाहिए, मतलब एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट P एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना, 1 atm, और 1 atm का मतलब कितना होता है हमारे लिए, 760 mm ऑफ Hg
1 atm का मतलब कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है। और वाटर का हमें पता है, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमेशा क्या रहेगा, उसका वेपर प्रेशर कितना रहेगा। चलो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, साइड में यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है वाटर के लिए, है ना, क्योंकि नेक्स्ट पेज नहीं, इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो वाटर की बात की जाए तो वाटर के लिए हमें ध्यान ही रखना है, वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 373 केल्विन दिया हो, वाटर का अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो या 373 केल्विन दिया हो, तो इसके ऊपर हमेशा इसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में P0H2O, वेपर प्रेशर ऑफ H2O हमेशा कितना होगा 760 mm ऑफ Hg होगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है फॉर दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जिसमें भी आपको टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा उस क्वेश्चन के लिए इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन दिया हो तो उसका हमेशा P0 कितना लेना है हमको 760 mm ऑफ Hg। अब आप ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको, ये यहां से उठा के यहाँ पे रख दीजिए, P0 की जगह पे कितना रख दोगे 760 रख दोगे, और यहां से बस सॉल्व करके NB निकल जाएगा। और एक बार NB निकल गया तो मोलर मास तो आसानी से निकल ही सकता है। लो यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूं मैं। P0 की जगह पे कितना रखना है हमको 760 माइनस 570 डिवाइडेड बाई 570 इज इक्वल टू NB अपॉन NA कितना है 20। ये देखो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 190 आ रहा है क्या, ये 760 में से 570 जाएगा तो कितना आएगा 190, और ये कटेगा यहाँ से, और ये देखो 1/3 आ जाएगा फाइनली। तो NB की वैल्यू कितनी आ रही है, NB इज इक्वल टू, NB को आप यहीं रहने दो तो ये आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। और NB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास अपॉन मोलर मास तो लिख ही सकते हैं ना, मास अपॉन मोलर मास। हमारे लिए मोलर मास क्या था, क्वेश्चन मार्क था, तो मोलर मास कैसे निकालोगे, MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB इधर भेज दोगे तो MB इधर जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा 20 नीचे आएगा, मतलब WB इंटू 3/20, और बस वैल्यूज को डाल दो। WB दिया था क्या, वेट ऑफ सोल्यूट हमें दिया था 30 ग्राम, तो 30 इंटू 3/20 मतलब कितना हो जाएगा 90/20 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 90/20 मतलब ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट लो, 4.5 ग्राम आ जाएगा आंसर, है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, मोलर मास पूछा था कितना आएगा, तो हमारे लिए आंसर कितना हो जाएगा 4.5 ग्राम। आई होप कि दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, किस तरीके से करना है। अगर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड देने का मतलब ही हो गया कि हमें ये चीज पता होना चाहिए कि वाटर के लिए, पर्टिकुलरली वाटर के लिए ही ये प्रॉब्लम है, बनाया जाएगा। अगर आपको केरोसिन दे दिया, बेंजीन दे दिया मान लो यहाँ पे, है ना, कोई दूसरा सॉल्वेंट दे दिया, मान लो इथेनॉल मिथेनॉल कुछ भी दे दिया, तो उस समय 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जरूरी नहीं है कि वो 760 mm ऑफ Hg होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर उसने ये बोला है कि पर्टिकुलरली उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट वर्ड डाल दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही क्या होता है कि जिसके ऊपर वेपर प्रेशर क्या हो जाए एक्सटर्नल के बराबर, और वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर वर्ड लिखा है तो एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा 1 atm, मतलब वो कितना लिया जाएगा 760 mm ऑफ Hg लिया जाएगा। तो इस तरीके का पर्टिकुलर प्रॉब्लम में P0 गिवन ना हो तो P0 की जगह पे कितना लेना है हमको 760 mm ऑफ Hg। तो आई होप कि अब इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो चलिए आज इसके क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, कल की क्लास में हम लोग अगला लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया कि नॉन वोलाटाइल का मतलब सॉलिड होता था। कल हम लोग देखेंगे वोलाटाइल सॉल्यूट को डाला जाए, मतलब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे हम लोग कल, जिसमें सॉल्वेंट भी वोलाटाइल होगा और सॉल्यूट भी वोलाटाइल होगा। तो हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आप लगा सकते हैं। थैंक यू।